हेलो एंड वेलकम, दिस इज प्रतिभा सिंह। स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पर। और आज हम वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक, दैट इज फॉल्स इम्प्रेसमेंट। ये टॉपिक इम्पोर्टेंट तो है ही, लेकिन थोड़ा सा अपने नाम की वजह से कंफ्यूजिंग है, क्योंकि इसके नाम में शब्द जुड़ा है इम्प्रेसमेंट। और जैसे ही हम इम्प्रेसमेंट देखते हैं तो हमें लगता है कि समहाउ इट इज रिलेटेड विद द प्रिजन, जेल से जुड़ा हुआ है, कारावास और सजा से रिलेटेड है। लेकिन ये जो हम अपना कंसेप्ट लगा के इसको समझने की कोशिश करते हैं, दैट इज वेरी रॉन्ग। तो आज हम इस वीडियो को समझेंगे, फॉल्स इम्प्रेसमेंट को समझेंगे कि ये फॉल्स इम्प्रेसमेंट एक्चुअली होता क्या है, विद द हेल्प ऑफ डेफिनेशन। इसके इसेंशियल्स क्या क्या हैं, मोड्स कौन कौन से हैं जिससे फॉल्स इम्प्रेसमेंट क्रिएट होता है, और रेमेडीज क्या क्या है, और डिफेंस में अगर डिफेंस किया जाए तो डिफेंडेंट को कौन कौन से डिफेंस अवेलेबल है। तो सबसे पहले हम शुरुआत करेंगे अपने डेफिनेशन पार्ट से। तो अगर हम डेफिनेशन को देखें तो फॉल्स इम्प्रिजनमेंट को हम डिफाइन कर सकते हैं कि ये एक अनलॉफुल और इंटेंशनल रिस्ट्रिक्शन है टू अ पर्सन्स फ्रीडम, कि किसी भी पर्सन को हम अगर कहीं पर मूव करने के लिए डिटेन करते हैं, और वो जो डिटेंशन हम लगा रहे हैं, इस पर रिस्ट्रिक्शंस जो लगा रहे हैं, वो लॉफुल नहीं है, जस्टिफाइड नहीं है ना। तो हम उसको बोल सकते हैं कि ये फॉल्स इम्प्रिजनमेंट का टॉर्ट है, और ये सिविल रॉन्ग है ना। इसीलिए हम इसको टॉर्ट के अंदर देखते हैं, है ना। तो जब कोई विक्टिम को कन्फाइन किया जाता है किसी पर्टिकुलर एरिया में, और प्रिवेंट किया जाता है कि आप फ्रीली मूव नहीं कर सकते, चाहे हम फिजिकली उसके ऊपर वेजर्स लगा रहे हैं, चाहे हम उसको डांट के धमका के कोई चीज का लालच लालच तो खैर नहीं, लेकिन धमका के अगर हम उसको रोक रहे हैं, तो हम कह सकते हैं कि हम फॉल्स इम्प्रिजनमेंट मतलब का ये जो है, ये एक्ट जो है वो फॉल्स इम्प्रेसमेंट का एक्ट है, या टॉर्ट ऑफ फॉल्स इम्प्रेसमेंट है। सबसे पहले इसेंशियल्स को देखेंगे कि किन चीजों का होना जरूरी है किसी एक्ट को फॉल्स इम्प्रेसमेंट कहने के लिए। तो सबसे पहली चीज, जिस भी पर्सन की लिबर्टी जो है मूव करने की, फ्रीली मूव करने की, जिसको हम रिस्ट्रेन कर रहे हैं, वो टोटल रिस्ट्रेन होना चाहिए, है ना। मतलब हम ऐसा अगर कहें कि आप एक डायरेक्शन में जा सकते हो लेकिन दूसरे डायरेक्शन में नहीं जा सकते, तो टोटल रिस्ट्रेन नहीं है। क्योंकि ये टोटल रिस्ट्रेंट नहीं है, इसीलिए फॉल्स इम्प्रिजमेंट नहीं होगा। यानी कि फॉल्स इम्प्रिजमेंट होने के लिए टोटल रिस्ट्रेंट का होना जरूरी है, तो वेरी फर्स्ट एसेंशियल। द सेकंड इज इंटेंशनल एक्ट होना चाहिए बाय द डिफेंडेंट, यानी कि डिफेंडेंट ने विक्टिम को विलफुली डेलिबरेटली रिस्ट्रेन करके रखा होना चाहिए, जानते बूझते हुए, कि भाई आप किसी पर्सन को उसको मूव नहीं करने दे रहे हो, और ये आपको पता है कि आप उसको मूव नहीं करने दे रहे हो। सेकेंड थिंग, इंटेंशनल होना चाहिए। थर्ड इज लैक ऑफ लॉफुल जस्टिफिकेशन, आपके पास कोई वैलिड रीजन नहीं होना चाहिए पर्सन को डिटेन करके रखने का। आपके पास कोई रीजन नहीं होना चाहिए, कि आपने वैलिड रीजन नहीं होना चाहिए, जस्टिफिकेशन नहीं होना चाहिए। फोर्थ इज नॉलेज ऑफ द प्लेंटिफ, नॉट ऑलवेज नेसेसरी, है ना। कई बार प्लेंटिफ को सच में नहीं पता होता है कि उसको डिटेन कर दिया गया है और उसको मूव नहीं करने दिया जा रहा है ना। लेकिन डिफेंडेंट को पता होता है कि भाई मैंने इसको इस रीजन की वजह से रोका हुआ है, आगे पीछे या कहीं जहां जाना चाहते हैं वहां नहीं जा सकते। फॉर एग्जाम्पल, अब आप सोचेंगे कि ऐसा कैसे पॉसिबल है। फॉर एग्जाम्पल, इफ वन पर्सन इज स्लीपिंग, वो सो रहे हैं कहीं कमरे में, और आप बाहर से लॉक कर देते हैं। जो सो रहा है पर्सन, प्लेंटिफ, उसको पता ही नहीं है कि मुझे डिटेन कर दिया गया है, बट वो मूव नहीं कर सकता। लेकिन जिसने लेच लगाया है उसे पता है कि मूव नहीं कर सकता। तो प्लेंटिफ को नॉलेज कई बार नहीं भी होती है, और ये हमेशा जरूरी नहीं है कि उनको पता होना चाहिए, बट ये डिपेंडेंट हमेशा नॉलेजेबल रहते हैं कि वो किस एक्ट को कर रहे हैं। रीजनेबल स्केप नहीं होना चाहिए। अगेन, जैसे हमने फर्स्ट पॉइंट में देखा था, अगर रीजनेबल स्केप है, मतलब आपको दूसरे रास्ते दिख रहे हैं जिससे आप बाहर निकल सकते हैं, लेकिन आप नहीं निकल रहे हैं, तो फिर आप नहीं बोल सकते कि फॉल्स इम्प्रिजमेंट था, क्योंकि आपके पास रास्ते थे। आप उन दूसरे रास्तों का इस्तेमाल करके अपने जहां से आपको जहां जाना है, जहां मूव करना है, वहां जा सकते हैं। ठीक है, तो रीजनेबल स्केप भी नहीं होना चाहिए फॉल्स इम्प्रिजनमेंट का टॉर्ट होने के लिए। नाउ कमिंग ऑन मोड्स, कि किन किन तरीकों से फॉल्स इम्प्रिजनमेंट किया जा सकता है। द वेरी फर्स्ट इज
फिजिकल फोर्स, यानी कि आप फिजिकल फोर्स का इस्तेमाल करके किसी के रास्ते को ब्लॉक कर सकते हैं, किसी की मूवमेंट को ब्लॉक कर सकते हैं। वहीं फिजिकल बैरियर्स का इस्तेमाल करके भी आप किसी को डिटेन कर सकते हैं, किसी पर्टिकुलर एरिया में डिटेन करके कंफाइन करके रख सकते हैं, जैसे कि आप दरवाजों को लॉक लगा दें, ये एक तरीका हो सकता है। दूसरा हो सकता है थ्रेट ऑफ फोर्स, यानी कि आप धमका रहे हैं किसी को कि आपने दरवाजे नहीं बंद कर रखे लेकिन दरवाजे खुले हैं, लेकिन आप इस तरीके से धमका रहे हैं कि वो पर्सन उठ के बाहर जाने की हिम्मत नहीं करते, थ्रेट ऑफ फोर्स। ठीक है। और जो अगला तरीका है दैट इज मिसयूज ऑफ लीगल अथॉरिटी। आपके पास किसी भी पर्सन को डिटेन करने का कोई वैलिड ग्राउंड नहीं है, लेकिन आप अपनी लीगल अथॉरिटी का मिसयूज करते हुए उस पर्सन को डिटेन करके रखते हैं, तो ये भी वन ऑफ द मोड है ऑफ फॉल्स इम्प्रिजनमेंट। तो दीज आर द मोड्स। नाउ कमिंग ऑन अ लैंडमार्क केस, जहां पे हमें समझ में आएगा कि बेसिक कौन कौन से एसेंशियल्स होने की वजह से फॉल्स इम्प्रिजनमेंट या फॉल्स इम्प्रिजनमेंट नहीं होगा किसी भी केस में। तो सबसे इंपॉर्टेंट लीडिंग लैंडमार्क केस हम बोल सकते हैं दैट इज वर्ड वर्सेस जॉनिस, 1845 का केस है ये। इस केस के जो फैक्ट थे वो इसी तरह से थे कि प्लेंटिफ को प्रिवेंट किया जा रहा था क्रॉस करने के लिए पब्लिक पाथ को, लेकिन एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में, कि भाई आप इस डायरेक्शन से यहाँ पे नहीं जा सकते, बट आपके पास दूसरे ऑप्शंस अवेलेबल थे कि आप जहां जाना चाहते हैं वो दूसरे रास्तों का इस्तेमाल करके जा सकते हैं। इस केस में जो प्लेंटिफ था वो कहता है कि भाई फॉल्स इम्प्रिजमेंट का मैं सू फाइल करूंगा डिफेंडेंट के अगेंस्ट, क्योंकि उन्होंने मुझे क्रॉस करने से मना किया है। लेकिन कोर्ट ने डिसाइड किया कि क्योंकि यहाँ पे टोटल रिस्ट्रेंट नहीं था, इसी वजह से जो पर्टिकुलर थॉट था वो क्या नहीं था, फॉल्स इम्प्रिजमेंट नहीं था। ठीक है। यानी कि इस केस से हमें पता चला फॉल्स इम्प्रिजमेंट होने के लिए टोटल रिस्ट्रेंट का होना जरूरी है, लीगल जो बोलोगे जस्टिफिकेशन का होना जरूरी है, और यहाँ पे जस्टिफिकेशन भी था, भाई वैलिड रीजन था कि भाई पर्टिकुलर रीजन की वजह से मैंने आपको इस डायरेक्शन में जाने के लिए मना किया था। बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं, कई बार कुछ ऐसे रैलीज निकल रहे होते हैं, कोई धार्मिक यात्रा निकल रही होती है, कोई पॉलिटिशियंस आ रहे होते हैं, तो एक पर्टिकुलर एरिया को बंद कर दिया जाता है, एक रास्ते को बंद कर दिया जाता है, बट आपके लिए दूसरे ऑप्शन अवेलेबल रहते हैं। तो ऐसी वाली कैटेगरी में ये फॉल्स इम्प्रिजमेंट की कैटेगरी में नहीं आएगा। Now, coming on the next point that is defenses, कि कौन से डिफेंस अवेलेबल हैं टू द डिफेंडेंट इन द केस ऑफ फॉल्स इम्प्रिजमेंट। तो सबसे पहली बात, लॉफुल अरेस्ट अगर किया गया है, देखो लॉफुल अरेस्ट में भी कंफाइन किया जाता है, हाँ, निकलने नहीं दिया जाता, आपको मूव नहीं करने दिया जाता, आपकी जो फ्री मूवमेंट की जो राइट्स है उसको कहीं ना कहीं मतलब आपको नहीं मूव करने दे रहे हैं ना, तो आप ये नहीं कहेंगे कि मेरे संग फॉल्स इम्प्रिजमेंट का टॉट हो रहा है, क्योंकि वो लॉफुल अरेस्ट। ठीक है। वारंट के साथ किया गया है, पुलिस ने आपको अरेस्ट किया है, लॉफुल अथॉरिटी के अंदर आपको अरेस्ट किया गया है, वैलिड रीजंस के साथ किया गया है, तो फिर वो फॉल्स इम्प्रिजमेंट नहीं होगा। ठीक है। कंसेंट ऑफ प्लेंटिफ, प्लेंटिफ खुद वॉलंटरली एग्री है कंफाइनमेंट के लिए, तो फिर वो क्या क्या होगा, डिफेंस, ये डिफेंस है, वन ऑफ द डिफेंस है अवेलेबल टू द डिफेंडेंट। प्रोबेबल कॉज या गुड फेथ में आपने किसी पर्सन को डिटेन करके रखा हुआ है, जो कि बहुत नेसेसरी आपको फील हो रहा है और लॉफुल भी है, तो ऐसी वाली कैटेगरी, ऐसी वाला जो डिटेंशन है ऑफ एनी पर्सन, वो भी डिफेंस की तरह काउंट होगा। वॉलंटरी सबमिशन, अगर कोई पर्सन रिस्ट्रेन है, खुद से रुका हुआ है, बाय चॉइस खुद अपनी मर्जी से रुका हुआ है, तो वो ये नहीं कह सकता कि फॉल्स इम्प्रिजमेंट हो रहा था, बिकॉज आपके पास रास्ते थे, आप जा सकते थे, आप अपनी मर्जी से रुके थे, आपको किसी ने फोर्सफुली डिटेन करके नहीं रखा था, ना ही कोई फिजिकल बैरियर का इस्तेमाल करके, ना ही आपको डरा के धमका के, तो ये फॉल्स इम्प्रिजमेंट नहीं होगा। नाउ कमिंग ऑन द नेक्स्ट पॉइंट दैट इज रेमेडीज, कि प्लेंटिफ को कौन कौन सी रेमेडीज अवेलेबल है अगर उसके साथ फॉल्स इम्प्रिजमेंट होता है। तो देखिए डैमेजेस तो भाई हर एक टॉर्ट में आपको देखने मिलेंगे, है ना, कंपनसेट किया जाएगा फॉर द मेंटल एगोनी, ह्यूमिलिटेशन जो उसके साथ हुआ है, या फिर अगर उसको कोई इंजरी कॉज हुई है तो, है ना, प्लेंटिफ को, तो डिफेंडेंट उसको लिए कंपनसेट करेगा, डैमेजेस देगा, कंपनसेट करेगा। इंजंक्शन भी वन ऑफ द रेमेडी है अवेलेबल टू द प्लेंटिफ, जो कि प्रिवेंट करेगी सभी फ्यूचर अनलॉफुल डिटेंशन को। लेकिन जो स्पेशल काइंड ऑफ रेमेडी जो इस केस में देखने मिलेगी फॉल्स इम्प्रिजमेंट में, दैट इज रिट ऑफ हेबियस कॉर्पस।
ये एक कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी है जो कि चैलेंज करती है अनलॉफुल कन्फाइनमेंट को और इमीडिएट रेमेडी प्रोवाइड करती है फॉर द रिलीज ऑफ द प्लेंटर। ठीक है, तो दीज आर द रेमेडीज अवेलेबल टू द प्लेंटर। नाउ कमिंग ऑन द कंक्लूजन पार्ट, तो जितना भी हमने अभी तक देखा वो सारी चीजें हमें यहाँ देखने मिलेंगी। फॉल्स इम्प्रेसमेंट बेसिकली एक सीरियस वॉलेशन है ऑफ द पर्सनल लिबर्टी एंड डिग्निटी ऑफ एनी पर्सन, है ना, ऑफ एनी इंडिविजुअल। इसी वजह से लॉ प्रोटेक्ट करता है इंडिविजुअल को, ताकि उनके साथ कोई अनजस्ट या फिर अनऑथराइज्ड रिस्ट्रिक्शंस ना लगे उनके मूवमेंट के ऊपर। वन ऑफ द राइट है ये अवेलेबल, है ना, सारे लोगों को मिला हुआ राइटिंग फ्रेम है। लेकिन जैसे कि मैंने पहले वीडियो शुरू करने के पहले ही बताया था कि इसको कंफ्यूज किया जाता है ज्यादातर समय अरेस्ट के साथ। लेकिन अरेस्ट अलग चीज है, लॉफुल अरेस्ट इज समथिंग एल्स, है ना, अलग चीज है वो। हर तरह का अरेस्ट लॉफुल नहीं होता, और जो अनलॉफुल अरेस्ट होता है, जो अनलॉफुल डिटेंशन होता है, वही फॉल्स इम्प्रिजनमेंट होता है, राइट। तो अब हम आगे देखेंगे नेक्स्ट पॉइंट, दैट इज विक्टिम के पास राइट है टू सीक लीगल रिड्रेस फॉर रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट, है ना। लीगल अरेस्ट है तो फिर तो आपके पास जो राइट्स हैं उनको उसी तरीके से लिया जाएगा। लेकिन अगर आपको अनलॉफुली डिटेन किया गया है, फॉल्स इम्प्रिजनमेंट है, तो लीगल रेमेडीज जो हमने भी देखे थे वो सारी अवेलेबल है। कोर्ट लेकिन एग्जामाइन करेगा इंटेंशन को, मैथड को और सर्कमस्टेंसेस को, कि किन इंटेंशन के साथ कौन से मैथड का इस्तेमाल करके और किन किन सर्कमस्टेंसेस में इंडिविजुअल जो कि प्लेंटिफ है उसको रिस्ट्रेन किया गया है। और अगर हम देखें आज के समय में डेमोक्रेटिक सोसाइटीज के अंदर प्रोटेक्शन अगेंस्ट फॉल्स इम्प्रेसमेंट इज क्रूशियल सेफगार्ड ऑफ फ्रीडम। सो आई होप ये सारे जो डेफिनेशन पार्ट था, जो इसेंशियल्स थे, मोड्स थे, रेमेडीज जो थे और डिफेंस जो थे, ये आपको समझ आए हैं। ये वीडियो आपको पसंद आया है तो प्लीज लाइक दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।